पाकिस्तान में भड़क सकता है जेन-ज़ी वाला प्रोटेस्ट, इसीलिए कहा जा रहा है। देखिए खबर, पाकिस्तान के लिए खतरनाक सिग्नल्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान के युवाओं में सरकार विरोधी नाराजगी जबरदस्त है। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट से बढ़ा आसिम मुनीर पर दबाव, इमरान की पार्टी शुरू कर सकती है जेन-ज़ी प्रोटेस्ट। इमरान की पार्टी को मिला नया हथियार। असल में क्या होता है, पूरी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार होनी शुरू होती हैं तो उनका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह, और स्नोबॉल इफेक्ट होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। क्या ऐसे में ये जेन-ज़ी वाली बात जो हो रही है, आप जानते हैं ये जेन-ज़ी एक खास समय में पैदा हुए लोग जो आज 25 से 28 साल के बीच के हैं, उनको लेकर ये बात की जाती है। ऐसे में क्या ये जेन-ज़ी में गुस्से का उबाल वहां इमरान खान लाने में कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं यूथ वो वर्ग है सोसाइटी का जो खेलों से, खासतौर से क्रिकेट से बड़ा मुतासिर है इस सब कॉन्टिनेंट में, आप ये जानते हैं। तो क्या ऐसे में इमरान खान वाकई इसको हवा दे सकते हैं कैसे? देखिए दिनेश जी, आज का युवा बहुत सतर्क है। हम समझते हैं ना, जैसे मैं बात करूं, जैसे जब बरसात होती है ना तो ह्यूमिडिटी चाहिए, ये इतना टेम्परेचर चाहिए, और एक ट्रिगर एक्शन होता है जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैं पायलट मौसम विभाग की बात कर रहा हूं। तो प्रेसिपिटेशन जो ट्रिगर एक्शन, हम सभी समझते नहीं थे कि मैं कैसे घबराऊं कि ट्रिगर एक्शन कब होगा, कब जबरदस्त थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। तो ये ट्रिगर एक्शन होता है और ये बहुत दिन से दबा रहता है। ह्यूमिडिटी बन जाती है, मौसम बन जाता है, हवा का रुख भी बन जाता है, वो ट्रिगर एक्शन होता है। अब ये बांग्लादेश में हुआ, फ्रांस में हो रहा है, आप नेपाल में देख रहे हो, और ये ट्रिगर एक्शन, क्योंकि जनता तो सताई हुई है। नहीं सर, लेकिन हम तो ये पाकिस्तान में बहुत दिन पहले, आपको एमक्यूएम याद होगा सर, किस तरीके से मौलाना ने पूरा ब्रिगेड निकाला, पूरा मार्च निकाला था, और पूरा पाकिस्तान एक तरीके से लग रहा था कि उनके साथ आ रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी चतुराई से उसको दबा दिया गया था। तो क्या ये चतुराई एक बार फिर कामयाब होगी या इस बार तो ये विद्रोह होकर रहेगा? देखिए, जो एमक्यूएम की आप कई बात करते हैं, फजलुर रहमान वाली बातें, उस समय भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से जितने यूट्यूबर्स हैं, इवन आप देखते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, वहां से भी मीडिया के लोग जो यूट्यूब बना के डालते थे, और जिस तरह से भारत का वो दिखे एग्जाम्पल ये हो रहा है। इवन ओल्ड पीपल जो हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनकी एक ये है कि एग्जाम्पल देखते हैं भारत कि भारत इतनी आगे ऊपर चला गया, हम पीछे रह गए। और 9 मई की जो घटना है ये कभी भी फूट सकती है, मेरा अपना अनुमान ऐसा है। मगर इसको आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने बड़े बेवकूफ़ी से दबाया हुआ है, और उसका एक कारण है ये है कि ये जो 3-4 जो हम ये प्रदेश हैं जहां पर कि वहां से अलग होने की लड़ाई चल रही है, यदि वो जुड़ जाते, इसलिए वो हाथ जोड़ नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग करें, डिफरेंट जो टीटीपी है वो अपनी डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में। उसी तरह आप जाएंगे तो पीओके गिलगित बल्तिस्तान में ये अलग अलग है। यदि ये जुड़ गए तो ये तो इसके पहले, सबसे पहले यही आना था। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये कौमी जो हुआ था ना, जैसे 9 मई की बात कर रहे हैं, तो वो हुआ था कौमी मूवमेंट, ये कौमी मूवमेंट जो है वो अलग है। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये अगर पूरे ये अफगानिस्तान, ये जैसे बलूचिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है, सिंध में भी वही प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही प्रॉब्लम है। तो ये जो हुआ, गहरा इशारा कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि कौमी वाली बात नहीं है, आप ये रोटी कपड़े और मकान से अस्तित्व से जुड़ी बात है। ये जब हुआ तो पाकिस्तान शायद एकजुट भी हो जाए, हो सकता है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि सबकी समस्या कॉमन है, और ये बात हमें अलग समझनी चाहिए कि ये कौमी नहीं है। इस बार जो हालात बन रहे हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि वो ट्रिगर पॉइंट जिसमें प्रेसिपिटेशन शुरू होकर बारिश शुरू हो जाती है, बादल होते हैं, मौसम बनता है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन एक होता है ट्रिगर पॉइंट जिस पर वो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब तो लगता है पाकिस्तान में बादल फटेंगे, और नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सड़क पर जेन-ज़ी, अगली खबर देखिए, सड़क पर करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी उतरे, बसों में आग, दफ्तरों में तोड़फोड़, राष्ट्रपति मैक्रों की आर्थिक नीतियों का विरोध। हालात काबू करने के लिए 80,000 पुलिस वाले फ्रांस में तैनात किए गए हैं, और इस समय बहुत बल प्रयोग करके इसको दबाने में वहां पर प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इसमें वैसी कामयाबी मिल नहीं रही है। और इसमें इसको जो नाम दिया गया है, सब कुछ रोक दो, इसको वहां जिस कैंपेन का जो नाम दिया गया है उसमें उसका जो टैग लाइन है वो ये कहा गया है कि हर चीज को ग्राइंड हॉल्ट पे ला दो, ऐसी स्थितियां बना दो कि सरकार हमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। सर, फ्रांस में भी ये चल रहा था क्या? बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत पहले से चल और ये इसमें बेसिक नाराजगी क्या है? देखिए, अगर बजट को देखते हुए कुछ जगहों पर बजट एलोकेशंस कम करने पड़े तो ये तो सरकार की मजबूरी है। नहीं, उसका कारण मेन है, 1 साल में 4 प्रधानमंत्री, आपने सुना है? 1 साल में 12 महीने में 4। अब इसलिए हुआ है, भड़का इसलिए प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया है। चाहे इवन ब्रिटेन में लगातार देखिए, ये जो, या कनाडा की बात कर ले आप, तो कनाडा में भी हुआ था
तो जहां भी एक कौमी एक तरह से जब ये दिक्कतें आती हैं तो थोड़ा करके चलता रहता है। अगर सही ढंग से उसको दबा, देखिए कोई दबा भी नहीं पाता। ये कौमी ऐसी सिचुएशन है जिसमें दबाना भी बड़ा मुश्किल होता है, खासकर प्रोग्रेसिव स्टेट जैसे फ्रांस है या यूके है, इटली है। यहां पे जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पे ह्यूमन राइट्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपस में इतनी ज्यादा भिड़ जाते हैं लोग कि आपस में भिड़ के रुक जाती है बात। तो अब जब देखिए अगर पॉलिटिकल विल पावर सही नहीं हो और अगर सही स्टर्न एक्शंस नहीं लिए गए तो ये ट्रिगर एक्शन शुरू होता है। ये उसी का नमूना है। और आज का जो मैंने कहा ना, युवा सतर्क है, मीडिया से कनेक्टेड है, एक साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं, मिनट के अंदर कई लोग एक साथ आ जाते हैं, वोटिंग करने लग जाते हैं। अब देखो नेपाल में क्या हो रहा है। तो इस तरह की बातें जब होगी तो डरना पड़ता है पॉलिटिकल पावर्स को भी, और पहले से एंटिसिपेट करना पड़ता है प्रॉब्लम को, ग्राउंड रियलिटीज पे रहना पड़ता है। जो लोग नहीं कर पाते तो मैक्रोन की तरह उनको दिक्कतें आती हैं। और एक डर यहां पर भी है, ये इजराइल के दुश्मनों का डर है। क्यों है जरा देखिए, कतर में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस तबाह हो गया। हमले के वक्त इमारत में हमास के कई टॉप कमांडर मौजूद थे। खलील अल हया, खालिद मशाल, जहीर जबरीन मौजूद थे। इजरायली अटैक के बाद मलबे में शव की तलाश हो रही है। गाजा सीज फायर पर चर्चा के लिए कतर में हमास के लीडर थे। अब आपको इस खबर के बारे में विस्तार से ये बता दूं कि कल ये खबर आई कि इजराइल ने कतर के अंदर एक जगह पर हमला करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है। हमास के लीडर्स थे वो। अब ये हमास के लीडर्स वहां पहुंचे क्यों हुए थे? कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की पहल पर ये हमास के लीडर्स थे जो कतर के नुमाइंदों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे, ताकि ये बाद में अमेरिका और इजराइल तक हमास के लीडर्स की बात को पहुंचा सके। इजराइल ने कहा नथिंग डूइंग, हमारे दुश्मनों को वहां मत बैठाओ, हमको पहल की जरूरत नहीं है, हम इनको वहीं खत्म करेंगे। और वहां पर उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये लोग जुटे हुए थे वहां असल में शांति वार्ता के संदर्भ में। इजराइल को लगा कि नहीं, इनसे शांति वार्ता हो नहीं सकती, हमको इबॉलिश ही करना है इनको, और वहां पर इन्होंने मार दिया। अमेरिका कह रहा है कि हमारी पहल पर हो रहा था। इजराइल ने कहा कि हमने अमेरिका को इस बारे में बता दिया था कि हम उस जगह को टारगेट करेंगे। अमेरिका कह रहा है हमको मालूम नहीं है। अब ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है या वाकई ये ऐसा ही घटा होगा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं जनरल साहब? देखिए, ये तो अमेरिका ने इनको इन्फॉर्मेशन दिया था। ये तो आगे व्हाइट हाउस के भी जो स्पोक्सपर्सन है, दैट लेडी इज सेइंग कि हमने उनको पहले बता दिया था कि आपके ऊपर हमला आ रहा है, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने मारा। ये एब्सोल्युटली है। देखिए, हमास तो मतलब अमेरिका ने दोनों काम किया। दोनों काम। इजराइल को कहा कि वहां पर है, देख लो तुमको क्या करना, और वहां कह दिया कि तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है, तुम्हारी जगह। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। देखिए, तो ये गेम तो खेलते ही खेलते हैं। देखिए हुआ क्या है, वहां 6 लोग मारे गए, ये तो कंफर्मेशन है, जिसमें से 3 तो आप बता ही दिया, आपने नाम दे दिया। और ये कौन है? अहिया सिनवार के नंबर है, नाउ ही इज द हेडिंग हमास। हमास के लीडरशिप को अधिक खत्म करना है। उनके जो फाइनेंशियल हेड है वो मारे गए। इसके अलावा इस्माइल हानिया के से भी पहले जब उन्होंने 6 डे वॉर हुआ था तब छोड़े थे, वो इसमें मारे गए। सर, लेकिन मैं देख रहा था कल इजराइल से बहुत सारे ट्वीट आ रहे थे जिसमें वो कह रहे थे अब हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया, हमने जितने टारगेट बनाए थे कि हम इनको समाप्त करेंगे, हमने पूरे लोगों को समाप्त कर दिया। मतलब क्या इनका मिशन अकम्प्लिश है? ये मैं बात बताना, ये मैं आपको एक कमेंट करना चाहता हूं सर आपके पास। मैं खत्म कर दूं। देखिए, इसमें से 6 तो ऑलरेडी वहां पर हैं, टर्की में बैठे, और वहां पर जो बैठे हैं इस्तांबुल के अंदर में, तो वो तो उड़ेंगे ही। तो आप कह रहे हो सर अब ये टर्की तक पहुंचेगा मामला? 100%। ओ सर, आप क्या कह रहे थे? मेरा कहना यह है यहाँ पे कि देखिए, इजराइल एक अपनी नीति, सोची समझी नीति के तहत चल रहा है। कल मैंने आपको कहा था मिलिट्री रोल और क्लिंजिंग रोल, 2 रोल कर रहा है ये। मिलिट्री रोल में स्ट्राइक्स कर रहा है वो, और क्लिंजिंग रोल में पुलिसिंग का भी रोल, वो जैसे जेरूसलम में हो, वेस्ट बैंक में हो, या मोसाद के द्वारा ये जो अटैक देख रहे हैं आप दोहा में, या जो आपने देखा यमन में जो अटैक, तो या ग्रेटर इजराइल की बात करते हुए पेरिफेरल सिक्योरिटी लेते हुए क्लिंजिंग का प्रोसेस कर रहा है वो, और इनको मारते जा रहा है। अमेरिका ने कहा हमने बता दिया था, कतार ने बोला हमें नहीं बताया था आपने, कतार ने कहा कि हमें नहीं बताया था। अब देखिए इसके कारण जोर्डान वहां जा रहा है सडनली, सऊदी अरेबिया के चीफ वहां कोने में चले जाएं। ये होना हो सकता है नेटो का मुगालता मन में पालकर, और टर्की भी ये सोच रहा हो कि अगर इजराइल के दुश्मनों को यहां पर शरण दे देंगे तो इजराइल यहां कुछ नहीं करेगा। इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए, वो इजराइल है। अगली खबर देखिए, कतर पर इजरायली हमले से टेंशन में है तुर्की। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि इस्तांबुल में हमास का पहले से ही दफ्तर मौजूद है। इजराइल हमास को अस्तित्व का खतरा मानता है। जहां भी हमास को पनाह, वहां पर इजराइल का अटैक होगा। गाजा, तेहरान, दोहा के बाद अब तुर्की का भी अगला नंबर हो सकता है। लेकिन क्या सोचेगा इजराइल? क्या सोचेगा 1-2 बार, या उसने ये कम से कम अपने दुश्मनों के संदर्भ में उसके थॉट प्रोसेस क्लियर है?
देखिए वो सोचने वाला नहीं है, उसको हमास को खत्म करना 100%। इनके जो मेन ये तो थे हेड्स थे, मगर जो उनका मेन एक्चुअली जो ये हैं जिससे कि वो डायरेक्टली गाजा से लिंक्ड हैं, वो हैं आपके तुर्की में बैठे हुए। और देखिए उनके 2 दफ्तरें थी, एक तो कतार में थी और एक तुर्की में, और वो एब्सोल्युटली उन्होंने 6 फिगर ग्रेटर ब्रिटेन लगा के बैठे हुए हैं। जिस दिन इनको इंफॉर्मेशन मिला कि इस तरह की कोई मीटिंग चीटिंग है, उड़ा देंगे। ये तो आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर है। मान लीजिए दफ्तर को खत्म किया तो बच जाएंगे, और अमेरिका ही देगा इनको इंफॉर्मेशन। ये अभी आपको बता देता हूँ। इसके पहले आपने अभी कल 2 दिन पहले कवर किया था ना, सीरिया के ऊपर में आपने होम्स में बोला था। होम्स के अंदर में जितने मिसाइल तुर्की ने भेजे थे और जितने एयर डिफेंस, सबको मार के खत्म किया। दमास्कस के बाद में भी जो उस इलाके में इजराइल ने नहीं छोड़ा, इजराइल कहीं नहीं छोड़ने वाला है। तो अच्छा, भलाई इसी में है कि टर्की अभी उनसे कह दे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत दिखाई देना, नहीं तो फिर सॉवरेनिटी की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां दुश्मन है, दुश्मन को पनाह दी गई है, तो सॉवरेनिटी वाला कार्ड फिर आप नहीं खेल सकते, कम से कम इजराइल के साथ। और कतर अटैक पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, इजरायली हमले को अमेरिका की मंजूरी थी। यूनाइटेड स्टेट्स अफसरों को दोहा हमले की थी जानकारी। सवाल है कि क्या ट्रंप ने कतर में भी खेल कर दिया? हालांकि ट्रंप ने सफाई दी है कि हमला पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फैसला था, उनका फैसला नहीं था। लेकिन सर, इससे क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इरोड होगी? कोई क्रेडिबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, या ट्रंप के होने के बाद क्रेडिबिलिटी के लिए बचा क्या है? आपको क्या लगता है? आप उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो यही चीज, अमेरिका यही दादागिरी करता है। और देख ली, इसलिए अमेरिका है, ये भी मान लीजिए। पेंटागन अमेरिका अभी भी बचा हुआ है। इसी आप जब बन जाते हैं ना, साधु संत बन जाते हैं, तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। कैटेगरी दादागिरी की ही है। ये टैरिफ लगा लो, ट्रेड ले लो, मारना देख लो, आना ईरान के ऊपर में 37 घंटे का हैमर स्ट्राइक किया उन्होंने, ऑपरेशन हैमर स्ट्राइक, अभी वहां पहुंच रहे हैं। ये तो बड़ा ये तो दुनिया को ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शराफत अली को शराफत मार डालेगी, इसलिए शराफत छोड़ के ही बाकी सब चीजें। ये अमेरिका तो यही बता रहा है। तो अमेरिका को जब यही वाली दवाई कोई दूसरा देगा तो उसको कड़वी लगेगी कि नहीं लगेगी? लग रही है ना, दे रहा है ना, भारत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप ये बताइए। वो तो कह गए कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर में उनको भेजना नहीं, लेकिन कैप्टन शाम ने एक बात कही थी सर, कि दिवाली आने के पहले आप देखेंगे कि ये जो टैरिफ का झाग है ये बैठने लगेगा। ये आपको कैसे महसूस, ये अचानक जो सुर बदलने लगे हैं, ये वैसे ही जैसे इनको हफ्ते में एक आध बार कुछ अजीब सा होता है, तरंग आती है, वैसी तरंग आई है, ये चलेगी ये लंबी? अभी ऐसा नहीं है। हाँ। मैं ये बोन होमी चलेगी? ये नहीं चलेगी। हाँ। ये देखिए, मेरा आकलन जो लगातार, जब से मैं ट्रंप पहले में भी थे, आप भी हैं, उनको मैं जब देखता हूं, उनकी स्वभाव को देखता हूं, उनकी बातों का आकलन करता हूं, या उनके जो डायलॉग्स होते हैं, उसके हिसाब से मेरा आकलन है। प्लस जो भारत की स्थिति है, ग्लोबल जो परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं भारत की स्थिति, दूसरे राष्ट्रों के साथ पैरेलल जो हमारा ग्रोथ है, उसको मिलाते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने वो कह रहे हैं मोमेंट्स ऑफ ओकेजन है। और ये भी कह रहे हैं कि हमने सोचा था, हमने खो दिया। सर, मेरे को देख के वो याद आता है, ये चेहरा भी, ये हमारे ग्राफिक्स ने बड़ा सही और माकूल चेहरा बनाया है यहाँ पे। ये मेरे को कोई याद आता है जिन्होंने बच्चों से कहा कि तुमको जो सवाल मन में आता है मेरे से पूछो। उन्होंने कुछ एक सवाल पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ है, अच्छा ताजमहल के बारे में बताइए। उनको कुछ नहीं मालूम था, नहीं बोले ये तो नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। तो बोले कि तो फिर आपसे क्या पूछें? नहीं, जो मन में आता है पूछो, पूछोगे नहीं तो तुम्हारा जीके कैसे बढ़ेगा? ये वही वाला हाल है इनसे। आप कोई तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ डील करना बंद भी नहीं कर सकते। अगली खबर देखिए, टैरिफ वॉर में यही हम बता रहे हैं कि ट्रंप ने दिया सरेंडर का सिग्नल। भारत यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील पर ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी। मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं, ट्रंप ने कहा। लगातार दूसरी बार दोस्ती वाला पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया ट्रंप के पोस्ट पर जवाब। भारत अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। भारत हमेशा से यह कहता है कि सदाशयता का स्वागत है। अगर आप सदाशयता के साथ भारत की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, 2 कदम चलेंगे, भारत 20 कदम चलेगा। लेकिन अगर भारत की तरफ आप दादागिरी, भारत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दबाव में लेने की, या भारत से जबरदस्ती कुछ कराने की कोशिश करेंगे आप, तो ये भारत वो है जो झुकना नहीं जानता। अगर आप इससे प्यार से कहेंगे तो शायद आपके लिए न जाने क्या क्या कुर्बान कर दे, लेकिन आप चाहेंगे कि आप इसको टैरिफ से डरा लें, तो फिर ये सोच आपको मुबारक होनी चाहिए। ये किसी को समझाया है लगता है ट्रंप को, ये हो सकता है नेवारो ने भी समझाया हो कि मैं भी बहुत दिनों से आपकी तर्ज पर बयान दे रहा हूं, भारत पर कोई असर होता नहीं है, आप थोड़ा बदल लो तो शायद भारत ठीक से हो जाएगा। दिनेश जी, समझा तो आप भी रहे, समझा तो मैं भी रहा हूं, उनको सुनते रहना चाहिए। लेकिन नेवारो तो करीब है ना, उनकी बात हम करते नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ कह रहे हैं, वो बहुत सारे डायनेमिज्म के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनको हम छोड़ दें। देखिए, हमारे उन्होंने कहा है ना, ये मोमेंट्स ऑफ ओकेजन है, ये इससे हमारा कोई। लेकिन सर एक चीज है, मैच्योर डीलिंग किसको कहते हैं? देखिए,
जिस दिन ये कहा गया, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वी हैव लॉस्ट, इट सीम्स दैट वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, द डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। उस दिन भारत से जब ये पूछा गया, भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे ये पूछा गया कि आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। भारत ने कहा नो कमेंट। भारत ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया। कोई और होता तो ये प्रोवोकेशन। जरा ट्रंप का तो कमेंट सुनिए उस पर। हाँ। आज का जो कमेंट है, हाँ। वो कहते नहीं वो हुआ नहीं। हाँ। आज का कमेंट है उनका, हाँ। कि वो हुआ नहीं एक्चुअली जो मैंने कहा था। अच्छा। जब से उनके पत्रकार ने पूछा जब, हाँ। तो सोशल ट्रुथ पे उन्होंने कहा। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये क्या किसी तरह की कॉन्ग्रुविटी कुछ देख रहे हैं, उस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, या उसी तरीके का स्थिर स्टेटमेंट है जिसके लिए ट्रंप जाने जाते हैं? देखिए, ट्रंप जो है ना बड़े खिलाड़ी हैं, ये मान के चलिए, मैं उनको छोटा खिलाड़ी नहीं मानता हूं। और ट्रंप के अंदर में कोई ईगो नहीं है। वो ईगो दिखाते हैं कि ईगो है, वो नीचे घुट जाएंगे। और देखिए, जो गेम खेल रहे हैं क्यों बदल रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, अमेरिका के जेपी मॉर्गन्स को ले लीजिए आप, उनके जितने भी हैं बड़े बड़े बैंकर्स वहां से आ रहे। 51 स्टेट के अंदर में आपको 13 स्टेट के अलावा छोड़ करके सब जगह रिसेशन आने वाला है। 50% हो चुका है ये कि, और ये बोल रहे हैं टैरिफ एंड ट्रेड के कारण आने वाला। तो सर ये ओवरनाइट नहीं हो गया ना? ये तो चल ही रहा है। तो ये बात आज अचानक ट्रंप ने पढ़ लिया और वो सामने बोल रहे हैं, ऐसा तो मगर आप उनकी किताब नहीं, मैंने उनकी किताब पढ़ लिया है। अच्छा। वो हाँ, द आर्ट ऑफ डील पढ़िए। अच्छा। एग्जैक्टली यही है। ओके। एग्जैक्टली जो एक एक वर्ड आप पढ़िएगा ना, हाँ। और उसको सारे पढ़ लिए हैं। ये हाँ, जितने जाते हैं ना यूरोपियन यूनियन वाले, हाँ। उनको कहते हैं कि साला इनको बोल दो, करेंगे नहीं कुछ। हाँ। हाँ, हम कर देंगे हाँ। पर भारत ने इनको जो सिखाया है, हाँ। वो भारत ने अपने तरीके शांत गंभीर बिना बोले हुए पूरे के एक वर्ड यूज करो इनके ऊपर, गीदड़ भभकी का तरीका इनको आता है। गीदड़ भभकी देते हैं, ट्रेड वार बोलते हैं, फिर कहते हैं कि हम ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर देंगे, और फिर अगले दिन कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल करते रहो। प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया है ना, कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपके साथ है, हमारे व्यक्तित्व अच्छे, हम बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो आप, ये भी कह गए हैं, तो सब कुछ तो कह ही रहे हैं, हमें डरना किस लिए? ठीक है, अगली खबर देखते हैं। चलिए अब इधर से आपको रूस यूक्रेन की तरफ लिए चलते हैं। उधर युद्ध को लेकर बड़ी खबर आई है। पोलैंड की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन की एंट्री, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिए। पोलैंड की हवाई सीमा में रशियन ड्रोन की एंट्री हुई। पहली बार पोलैंड ने रशियन ड्रोन मार गिराया। पोलैंड ने अपना एयर स्पेस बंद किया। फाइटर जेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अलर्ट पर है। लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया गया है। अब जरा इधर आ जाइए नक्शे की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मेरे एक्सपर्ट बताएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह खबर बहुत बड़ी है। ये जब आप देखेंगे, यूक्रेन की जो पश्चिमी सीमा है उससे लगा हुआ आपको पोलैंड दिखाई देगा। पोलैंड से आगे ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है, और यहां पर इस एयर स्पेस में घुस आया था रशियन ड्रोन, जिसको पोलैंड ने मार गिराया। तो क्या, और आप जानते हैं पोलैंड तो नेटो का सदस्य है, तो अभी तक जो रशिया वर्सेस यूक्रेन था, क्या अब वो उस दहलीज में पहुंच गया है युद्ध, कि अब ये नेटो वर्सेस रशिया बनने वाला है? सर, क्या ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये कार्रवाई अब शुरुआत में हुई है। बहुत, या मान के चलिए कि यहां से जो अटैक हो रहे थे ड्रोन्स के, हमेशा इस एरिया में होते रहते थे। बहुत शुरू में उन्होंने कुछ मिसाइल्स यहां मारी थी। अब ये जो ड्रोन मारा गया यहां पे, देखिए एयर स्पेस का वायलेशन हवा में पता नहीं चलता कि 1 किलोमीटर इधर या 2 किलोमीटर उधर, आप 500 मीटर जाके कह सकते हो कि, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये गलती से भी हुआ हो सकता है? ये हो सकता है कि ऐसा हुआ। प्रोवोकिंग तो नहीं करेगा रशिया, ऐसा रशिया कभी नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट नाटो से कन्फ्रंटेशन करे, पोलैंड से कन्फ्रंटेशन करे। एक्सरसाइज जपड चलने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे बेलारूस और रशिया जो है बड़ा एक्सरसाइज करने वाले हैं अभी तुरंत। नहीं सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो खबर भी याद है जब रशिया की एक मिसाइल कथित तौर पर पोलैंड में जाकर गिर गई थी। पोलैंड किसी से पहले आकर ये कह रहा था कि नहीं ये उनकी मिसाइल नहीं, हमारे आने की, क्यों वो भी कन्फ्रंटेशन टालना चाह रहे थे। सर नहीं, अभी दूसरी है। हालात दूसरी है। ये 440 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लीजिए 16 सर, एक नहीं 16 ड्रोन, 16 ड्रोन घुसे हैं। 16 उसमें से 10 ड्रोन को मार गिराया गया है। 10, तो बाकी 6 कहां गए सर? अब भागे, वापस आ गए। अच्छा, 16 गए तो मतलब थे। उन्होंने जानबूझ के भेजे हैं? 100%। इसमें कोई शक है क्या? अच्छा। ये देखिए, रशिया को यदि आप नहीं समझिएगा, मैं आपको फिर बताता हूँ। तो क्या है सर, क्या चल रहा है? अलास्का कुछ हो, रशिया विल डू ऑल दिस थिंग। ये तो इनको ऐसा पानी पिलाएगा, नॉट इनको, पोलैंड को, पूरे यूरोप को। आप देखिएगा रिसेटिंग। ये जो कह रहे थे ना कि 2027 तक हम इनको रोक के रखेंगे, हम इंडो पैसिफिक में जाएंगे, ये इनको रोक देगा इंडो पैसिफिक में जाने के लिए। रशिया गेम खेल रहा है, और गेम नहीं, ही इज फाइटिंग इन स्ट्रेटेजिक बैटल। तो सर जो आप कह रहे हैं उसमें तो फिर सीधे सीधे रशिया वर्सेस नेटो भी हो सकता है, अगर इन्होंने नेटो के पास शक्ति है कि रशिया को आप क्या कर लेगा बताइए।
नाटो आप जब कहते हो नाटो 32 देश है, क्या उसमें घुस जाएगा उसके अंदर? हाँ। देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके भी हम ये अमेरिका क्या है, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो अभी वहां बैठा हुआ है जर्मनी में। जिस दिन अमेरिका चाहे इनको रोक सकता है, अपने कमांड को बुला लो। मगर अमेरिका भी नहीं चाहता, वो भी चाहता है कि किसी, देखिए चीजें बड़ी समय के लिए हो रही तो आप शायद कैप्टन शाम अपना स्टेटमेंट बदलें। नहीं, एक नहीं थे 16 थे, 16 में से 10 मारे गए हैं। नहीं, मैं आपको पोस्चरिंग बताता हूं। देखिए ये ड्रोन्स तो हमेशा अधिक संख्या में ही जाते हैं। वो तो ऐसे ही जाते हैं। ये क्या सर्वेलेंस ड्रोन है, ये अटैक ड्रोन नहीं है। वो ये पोस्चरिंग मैं क्या कर रहा था। अरे सर, लेकिन हवाई सीमा में सर्वेलेंस वाला भेजें या अटैक वाला भेजें, वो तो एयर स्पेस का शाहिद ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन नहीं शाहिद ड्रोन्स हैं। शाहिद ड्रोन्स हैं। तो फिर ये तो म्यूनिशन के साथ गए होंगे सर। ये तो नहीं, अटैक के पोस्चरिंग के लिए पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है जो सही है ना, नहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, शायद इनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा हो। ये शाहिद ड्रोन्स हैं, 16 गए थे, और ये एब्सोल्यूट अटैक ड्रोन्स हैं। उसमें से 10 तो फिर ये भी हो सकता है सर कि रशिया इज टेस्टिंग द वाटर्स। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं। जस्ट पोस्चरिंग करके टेस्टिंग द वाटर कर रहा है कि हम यहां तक रहेंगे, इधर कोशिश ना करो आने की। हाँ, तो अगर बहुत वहां तक जा रहा है, यहां से बढ़ के वहां तक जा रहा है, ये कह रहा हूं मैं। तो यूक्रेन को नेटो में लाने के से ही तो ये फसाद शुरू हुआ। और नेटो हमेशा ये कहता है कि नहीं रशिया के साथ हमारा टकराव मतलब विश्व का विनाश। तो यहां पर जाकर सीधे उसकी बाउंड्री में भी अपने उसने भेज दिए, एयर स्पेस में भेज दिया। और ये देखने की कोशिश हो सकता है रशिया कर रहा हो कि नेटो कितना प्रतिबद्ध है, या कितना वाकई वो रशिया के अगेंस्ट अपनी पोस्चरिंग को लेकर आगे बढ़ सकता है। और इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट। अगली खबर यह है कि हूती विद्रोहियों के हमलों की आशंका है। जेरूसलम, यारकोन, शफेलात में सायरन की आवाज। यमन से हूती विद्रोही दाग सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये यमन से हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर लगातार सायरन बज रहे हैं। हूती विद्रोहियों को भी इस बार शायद अब इजराइल ने मन बना लिया है कि इनको भी वंस एंड फॉर ऑल अब हमेशा के लिए इनका भी इलाज हो जाना चाहिए। इसीलिए इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट है। हूती विद्रोहियों के हमलों की आशंका है। जेरूसलम, यारकोन, शफेलात में सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। यमन से हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकते हैं, ये अंदेशा इजराइल को लगातार। आप जानते हैं हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हालांकि निर्णायक इसको कहा जाए या नहीं, लेकिन बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हुई है। ये हूती वाला चैप्टर सर, आपको क्या लगता है ये अभी कितना चलता रहेगा या इसका इलाज भी होने वाला है? इसका इलाज तो हो ही जाएगा। इनके प्रधानमंत्री मारे गए हैं, उनके टॉप लीडर्स मारे गए, मगर देखिए इनको भी आपको ये मानना पड़ेगा, स्पेशली जो फलस्तीन 2 मिसाइल है, वो एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इन्होंने बनाया है। उसके अंदर में अभी वो कहते हैं क्लस्टर उन्होंने डाल रखा हुआ है, क्लस्टर बम्स डाल दिया। क्लस्टर का मतलब है कि जिसको आप मारिएगा मिसाइल को, क्लस्टर गिरेगा। तो ये तो डेडली तो हैं, और इनके अंदर डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा वेस्ट एशिया के अंदर में हुतियों के पास में, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो इस इलाके में कुछ करने के, तो है तो बहुत बड़ा न्यूशन। और ईरान से उनको अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाइना से चीज़ें आ रही हैं, मगर अब जब तक आप ईरान को नहीं रोकोगे, ये हुतीस तो एक आपके पिन प्रिक तो रहेंगे ही, स्पेशली बाब अल मंडेब की तरफ, और जो अदन की खाड़ी है उसके तरफ, और रेड सी के ऊपर। यदि इसको करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालना पड़ेंगे। इनका इलाज है, इनका इलाज इजराइल से नहीं हो सकता। इनके इलाज के लिए दूसरा ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम चलाना ही पड़ेगा। हमें रेड सी की बात करनी पड़ेगी, हमें बाब अल मंडेब की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेरियन जो रेड सी है उसका इलाका, ये जहां अटैक्स हो रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो रमन एयरपोर्ट, ये जो पैलेस्टाइन का जो एयरपोर्ट्स है ना सारा जो ऑक्युपाइड है, वो वहां पे अटैक कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली ये अपने एरिया में कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में नहीं। लेकिन जब तक अमेरिका यूके जैसे किया था उन्होंने, जब तक वो नहीं जाते और नेवल फोर्सेस फिर से डिप्लॉय नहीं होती, एक बड़ा संघर्ष नहीं होता, हूती का अंत नहीं होगा। क्योंकि ये विश्व की घटना है, सिर्फ इजराइल से कनेक्टेड नहीं है। ये तो पैलेस्टाइन के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आगे भी देखना पड़ेगा हमको। और अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। प्रशांत महासागर में अमेरिका का ऑपरेशन पैसिफिक वाइपर, यूएस कोस्ट गार्ड ने ड्रग बोट को तबाह किया। 13,000 पाउंड कोकेन जब्त, 7 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन के तहत अब तक 40,000 पाउंड से ज्यादा कोकेन जब्त, 36 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ये एक और अहम खबर, ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का ऑपरेशन पैसिफिक वाइपर। अब ये जो अमेरिका की तरफ से अचानक ये ड्रग कार्टेल के खिलाफ हम देख रहे हैं कि वो पोस्चरिंग तो ये है कि हम इसको बंद करने या इसको खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
ये वाकई वैसा है जैसा सतह पर दिख रहा है या इसके पीछे कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट है? देखिए, अमेरिका का तो ड्रग का जो प्रॉब्लम है, और खास करके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो जाता है, पैसिफिक का इलाका यदि आप देखेंगे, जो अटलांटिक में पैसिफिक को जोड़ता है, तो ये वही सेम वेनेजुला, पनामा, इस इलाके से वहाँ ड्रग की ट्रैफिक। ये तो बड़ी कमाल तस्वीर है, इसको पूरा कर दीजिए प्लीज, इसको बड़ी स्क्रीन पर रखिए। जनरल सर अपनी बात कीजिए। ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। इवन इसमें चाइना, लिप्स का चाइना से जाती थी, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, कौन सा ड्रग है जो लेटेस्ट ड्रग है वहाँ से चाइना से बिग वेज। इवन हमारा देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट, इससे गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल दोनों है। तो ये जो होती है ना, जो भी आप कहिएगा कि नार्को टेररिज्म का जो हिसाब किताब है, तो यदि डोनाल्ड ट्रंप ने रोका है कनाडा के ऊपर में और नीचे मैक्सिको की तरफ से, जो अपनी आर्मी लगा दी है, पहली बार अमेरिकन आर्मी असीम मुनीर के साथ जाकर व्यापार कर रहे हैं, उनको अपना साझेदार बना रहे हैं, और यहाँ ड्रग के ऊपर वो अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर जो फोटोग्राफ आ रही है नॉस्टैल्जिक, मैं फील कर रहा हूँ एज ए नेवल ऑफिसर। ये सरफेस फायरिंग है, देखिए बड़े जबरदस्त क्लोज इन वेपन सिस्टम से फायर किया जा रहा है बोट के ऊपर। ऐसे ही मैथमेटिक थ्रेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये देखिए पॉलिसिंग एट सी, नेवी का इसको बड़ी बॉल पे डालिए, तब आप समझाइए सर ये क्या कह रहे हैं आप, और इसको हम लोगों को समझ में आए, लेमैन को वैसे बताइए एसिमेट्रिक फायर क्या है, ये थोड़ा समझाइए इसको बिग बॉल पे। हाँ बताइए, जैसे ये बोट है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.